हेलो एवरीवन। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पर एनसीईआरटी सोशल साइंस के 6 to 12 क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक हमें किसी भी तैयारी का एक बेस प्रदान करता है। आज हम एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री का 9th लेसन, जिस लेसन का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध नगर, तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण, महापाषाण का मतलब होता है बड़ा सा पत्थर, जो हमने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। मतलब खेत जोतने के लिए वहाँ पे लोहे का हल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहले क्या लकड़ी का हल का प्रयोग किया जाता था। अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सिंचाई, इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो इंसान खुद बनाता है। तो वैसे जलाशय बनाए गए किसके लिए? खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। ठीक है, जो आपके इस समय जो आप देख रहे हैं वो चीज़ें पहले भी की जाती थी। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास को कजेसियार और अदिमई कहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। मतलब जैसे बताया था ना आपको कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा तो एक वंश परंपरा चल रही थी। ग्राम भोजकों के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। भूस्वामी का मतलब था भूमि का मालिक। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके अलावा प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी टैक्स वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो आज के हमारे न्यायाधीश की व्यवस्था है, न्यायालय है, पुलिस है, वो काम कौन करते थे? ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, मतलब अपना जीवन यापन करना पड़ता था। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल जाता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं, मतलब उनको बनाते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतें की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। अनेक शहरों में वल्यकूप मिले हैं। अब ये वल्यकूप क्या है? ये वल्यकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए यूज होता था। प्रायः वल्यकूप लोगों के घरों में भी होते थे। आप समझ रहे हैं कि वल्यकूप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान। ठीक है, गुसल खाने का मतलब होता है जो कुल्ला वगैरह हम करते हैं ना, उसको बोलते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी हमें पता चलता है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत का मतलब होता है सिक्के पर गड्ढा करके जो डिजाइन से बनाए जाते थे ना, चित्र वगैरह, उसे बोलते हैं आहत करना, कुछ छाप छोड़ देना, तो उसे आहत सिक्का कहा जाता था। अब हम बात करते हैं नगर एवं इनके गतिविधियों के केंद्र। मथुरा,
यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, मतलब उनके लिए इंतजाम करते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब मठों या मंदिरों को जो दान दिए जाते थे उनके बारे में उस पर लिखा रहता था प्रस्तर खंडों पे। प्रस्तर खंड मतलब कह सकते हैं शिलालेख, पत्थरों पे लिखा जाता था। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। शिल्प तथा शिल्पकार पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। और चमकीले पात्र इसलिए क्योंकि इसमें एक चमक होती थी। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, मतलब ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, मतलब इंटरेस्ट उनको दे दिया जाता था। अब देख रहे हैं ये सारी व्यवस्था जो आज के ज़माने में चल रही है ना, जैसे हम बैंक में पैसा जमा कर आते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, ये सारी चीज़ें उस समय भी थी। या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अब बात करते हैं अरिका मेट या पुडुचेरी। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेट एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो, मतलब वहाँ पे गोदाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनता रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। संकलन का मतलब इनको इकट्ठा किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। आहत सिक्के, अभी हमने ऊपर आहत सिक्के के बारे में पढ़ा था ना। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी-कभार वर्गाकार या गोलेकार भी होते थे। ये या तो धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्के पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह के थप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे।
ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में भी रहे। अब हम बात करते हैं उत्तरी काले चमके पात्र। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। चाक निर्मित का मतलब होता है चाक से इसको बनाया गया था और ये बहुत ही चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बर्तन भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तमिल भाषा के लिए एक लिपि का प्रयोग किया गया था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहते हैं। रोम, यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल जैसे एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी, जो आप आज के ज़माने में भी देख सकते हैं, जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। स्टेडियम टाइप का। उन्होंने स्नानागार भी बनाए जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, जिसको एक्वाडक्ट के जरिए, मतलब एक्वाडक्ट भी बोलते हैं उसे, के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी और नगरों और हाथ सिक्के कब प्रयोग किए जाते थे? करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत हुई करीब 2300 साल पहले और अरिका मेट का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। दोस्तों, इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उन्हीं को लिखा है। इन सारे पॉइंट्स को आप दोबारा एक बार देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।